बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल ने आज भरी अदालत में, खुली अदालत में माफ़ी मांगी है। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से आज खुली अदालत में किस गलती का एतराफ़ किया गया, वो गलती क्या है, ये मामला क्या था, क्यों माफ़ी मांगी गई। और इस बड़ी ख़बर के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शायर अहमद फ़रहाद की गुमशुदगी के हवाले से जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की है, रिमार्क्स दिए हैं, और जो चंद रोज़ पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जो बयान था उस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है, और आज की समाअत में अहमद फ़रहाद की बाजियाबी के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने क्या जवाब दिया है, क्या बयान दिया है, आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा क्या है, और एंकर सहाफ़ी हामिद मीर आज इस केस में क्यों पेश हुए और वो पेश होकर अदालत में क्या बात कर रहे थे। इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से, जैसा कि मैंने इंट्रो दिया, उस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल साहब ने आज भरी अदालत में किस मामले की माफ़ी मांगी है। लेकिन आज ये डिटेल, माफ़ी की डिटेल शेयर करने से पहले इस मामले का मुख्तसर सा पस मंज़र भी है। ये नाज़रीन 2008 का पंजाब के शहर का वाक़या है, जहाँ पर जायदाद के इशू पे और पुरानी दुश्मनी के मामले पर 4 लोगों का कत्ल हुआ। अब 4 लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम में 4 लोग 2008 में गिरफ़्तार हुए। एक का नाम अब्दुल गफ़ार है, दूसरे अजमल हैं, तीसरे का नाम असलम है, और चौथे का नाम जो है वो शाहिद है। तो इन्हें ट्रायल कोर्ट की जानिब से फांसी की सज़ा सुना दी गई 4 अफराद के कत्ल के मुकदमे में, और फिर ट्रायल कोर्ट से मुकदमा होता हुआ नाज़रीन हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में 2015 में चैलेंज होता है, यानी 2008 से लेके 2015 तक ट्रायल कोर्ट और जो लाहौर हाई कोर्ट है वो इस कत्ल के मुकदमे का फ़ैसला कर चुकी है। अब 15 में ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, और 2015 से लेके आज 2024 है। 9 सालों से इस कत्ल का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, इसका फ़ैसला नहीं हो सका, और बंदे 2008 में गिरफ़्तार हुए। तो आज जब जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल साहब की अदालत में इस केस की समाअत चल रही थी, तो जज साहब ने, मंदुखेल साहब ने इस बात की माफ़ी मांगी है कि 9 सालों से ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकें और इस केस का फ़ैसला नहीं हो सका, मुल्ज़मान जेल में, तो इसकी हम माफ़ी मांगते हैं। अब नाज़रीन, जज साहब ने भरी अदालत में मंदुखेल साहब ने माफ़ी तो मांग ली, गलती का एतराफ़ भी कर लिया। भुट्टो रेफरेंस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एतराफ़ किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल हुआ, उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिला, जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया, उसमें भी गलती का एतराफ़ हुआ। अच्छी बात है कि अगर अदालतें अपनी गलती का एतराफ़ कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि चलें, भुट्टो तो वापस नहीं आ सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो फांसी लग गई, उस फांसी को अदालती कत्ल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 लोग जो है वो गिरफ़्तार हुए 2008 में, और आज 2024 में हम बैठे हैं, 16 साल गुजर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट आज उस गलती का एतराफ़ कर रही है कि 9 सालों से ये अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, इनका फ़ैसला होना चाहिए था, बहुत पहले इन अपीलों को डिसाइड कर देना चाहिए था। तो ये जो लोग इतने सालों में जेल में रहे या इनके मुकदमा ज़ेरे इल्तवा रहे, क्या गलती का एतराफ़ करने से इनका जो मुश्किल वक्त है, इन 4 लोगों का, अब्दुल गफ़ार का, अजमल का, असलम का, शाहिद का, क्या इसका मदावा हो सकता है? ये नाज़रीन सवाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। लेकिन बहरहाल जज साहब ने आज भरी अदालत में माफ़ी मांगी है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि अदलिया को रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी साइड से भी गलतियाँ हुई हैं। लेकिन बात वही तलाफ़ी वाली जो सवाल है वो रह जाएगा कि क्या इस गलती से उन लोगों का मदावा होगा? अब इसका जवाब कहाँ से आएगा, कौन देगा? इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज शायर अहमद फ़रहाद की बाजियाबी के हवाले से या उनके लापता होने के हवाले से जो मुकदमे की समाअत हुई, इस अदालती कार्रवाई को आप जानते हैं कि जो पैमरा का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन की वजह से तमाम टीवी चैनल्स पे रिपोर्ट नहीं किया जा सका, क्योंकि रिपोर्टर्स पे पाबंदी है कि आप अदालती कार्रवाई को नहीं दिखा सकते, आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर रिपोर्टर रिपोर्ट भी करें तो टीवी चैनल चलाएंगे नहीं, पैमरा का नोटिफिकेशन है।
और यहाँ पे नाज़रीन आप डिस्क्रिमिनेशन देखें, इम्तियाजी सलूक देखें। आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि बराबरी का सलूक होना चाहिए। जो एक राइट एक को दिया गया है दूसरे को भी वो राइट होना चाहिए। अब टीवी के रिपोर्टर्स पर पाबंदी है कि आप टीवी चैनल पे ये ख़बर नहीं दे सकते, अदालती कार्रवाई को नहीं दिखा सकते, लेकिन अखबारात में वो ख़बर लग सकती है, अखबारात में वो ख़बर छप सकती है। तो ये नोटिफिकेशन भी चैलेंज हुआ। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन को जो चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन जो समाअत हुई है उसका अहवाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फिर ये जो अहमद फरहाद की बाजियाबी का मामला, फिर इसकी कार्रवाई आपके साथ हम शेयर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने पैमरा के इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ समाअत की है और फ़रीक़ैन को 29 मई का नोटिस जारी कर दिया है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जो इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरख्वास्त पे जो समाअत हुई है, आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। आमिर फ़ारूक साहब ने जो नेक्स्ट वीक है पीर से जो शुरू होने वाला अदालती हफ्ता है उसमें मंगल के लिए मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग लिया है और पैमरा को ये हुक्म दिया है कि जो आपने टीवी चैनल्स को नोटिस जारी किए हैं उस पर आप टीवी चैनल्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये जो नाज़रीन मुकदमा अहमद फरयाद साहब का है, इसकी इसी नोटिफिकेशन की वजह से आज समाअत तो हुई लेकिन अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं हो सकी। जब अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ तो जज साहब ने पूछा जनाब अटॉर्नी जनरल साहब से कि क्या पेशरफ्त हुई है अहमद फरहाद की बाजियाबी के हवाले से। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि तलाश जारी है और अहमद फरहाद को ट्रेस आउट किया जा रहा है और इस सिलसिले में उसकी बाजियाबी के हवाले से या उसकी लोकेशन पता चलाने के हवाले से CDR की मदद भी ली जा रही है। तो मोहसिन हसन कियानी साहब ने कहा कि CDR में हो सकता है कि जो अहमद फरहाद की लोकेशन है वो अफ़गानिस्तान की आ जाए। तो क्या आप ये एडमिट कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब कि रियासत नाकाम हुई है? मोहसिन हसन कियानी साहब ने कहा कि अगर मैं ये फ़ैसला में लिख दूँ कि रियासत एक शहरी को बाजियाब करने में नाकाम हुई है तो इसके इंटरनेशनल रिपरकशन होंगे, इंटरनेशनल नताइज होंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अभी हम नाकाम नहीं हुए, अगर रियासत नाकाम हुई तो इस अदालत में मैं उस नाकामी का एतराफ़ करूँगा। मोहसिन हसन कियानी साहब ने कहा कि अब अहमद फरयाद की जो रिकवरी है वो रियासत की मजबूरी है, वरना ये रियासत की नाकामी समझी जाएगी। और फिर पूछा गया कि सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं आए, तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आपने जो ऑर्डर जारी किया था उसमें सेक्रेटरी दिफा को पेश होने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो आज नहीं आए लेकिन आइंदा समाअत पे आ जाएंगे। जिसके बाद अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो पेश हों और जो ISI है उसकी वर्किंग क्या है, उसका मैकेनिज़्म क्या है काम करने का, वो भी आइंदा समाअत पे बताया जाए। और जो सेक्टर कमांडर है इस्लामाबाद का, उसके नीचे कितने अफसरान होते हैं ये डिटेल भी बताई जाए। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अब एजेंसीज़ कहीं छुप के नहीं बैठेंगी, ISI कैसे डाटा जमा करती है इसका भी बताया जाए। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जो IG और SP अदालत में खड़े हैं ये क्यों खड़े हैं। और फिर जज साहब ने कहा कि ये अब अहमद फरहाद की बाजियाबी का मुकदमा नहीं, बल्कि ये अहमद फरहाद की बाजियाबी से का मामला तो पीछे रह गया है, अब ये तमाम लापता अफराद की बाजियाबी का मामला है और अब पूरे पाकिस्तान में लापता अफराद के लिए मेकनिज़म बनाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि बंदा बाजियाब होना अब मसला नहीं रहा, ये एजेंसीज़ किस कानून के तहत रेगुलेट करती हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि जो एजेंसी है वो वज़ीर आज़म को जवाबदेह होती है। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा तो फिर तो हम वज़ीर आज़म को बुला सकते हैं, अगर ISI वज़ीर आज़म को जवाबदेह है तो वज़ीर आज़म को ये अदालत बुला सकती है। तो ये नाज़रीन जो रिमार्क्स है जज साहब के, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि जो वज़ीर कानून ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 248 जो है वज़ीर आज़म और वज़रा को इस्तिस्ना देता है, अदालतें नहीं बुला सकती। लेकिन आज जज साहब जो गालिबन उसी जुमले का, वज़ीर कानून के उसी जुमले का जवाब दे रहे थे कि हम वज़ीर आज़म को बुला सकते हैं अगर ISI उसको डायरेक्टली जवाब दे है वज़ीर आज़म को। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ये हमारा आखिरी ऑप्शन होगा कि हम वज़ीर आज़म को इस केस में बुलाएं। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इस केस में लापता अफराद के केस में लार्जर बेंच भी बनना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि 10 दिन हो गए हैं, न जाने अहमद फरयाद का क्या हाल होगा, वो किस हाल में होगा। उन्होंने कहा अदालत ने, जज साहब ने, कि इस केस में अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर करेंगे और वो सहाफ़ी होंगे। तो फिर हामिद मीर साहब कमरा अदालत में आज मौजूद थे इसी केस की कार्रवाई में। उनकी तरफ से कहा गया कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें अदालती कार्रवाई दिखाने से रोक दिया गया है, आप अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट नहीं कर सकते।
लेकिन लाइव दिखाने की इजाज़त है। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ये नोटिफिकेशन हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये जो लापता अफराद का केस है इसकी आइंदा की जो समाअत है वो लाइव दिखाई जाएगी, यानी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने हुक्म दे दिया है और आइंदा समाअत पे सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया है और सेक्टर कमांडर को मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तलब किया है। और कियानी साहब ने यह भी रिमार्क्स दिए कि जो सेक्टर कमांडर है वो तो SHO के बराबर होता है और सेक्टर कमांडर को इस अदालत में पेश होते हुए किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए और आइंदा समाअत पे जब सेक्टर कमांडर पेश हों तो पुलिस उनका बयान भी लिख के लाए। अब नाज़रीन, जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया है, जज साहब ने यह भी कह दिया है, लेकिन आज वज़ीर कानून सेनेट में मौजूद थे, उनके तरफ से कहा गया कि ये जो टिकर चलते हैं, जजेस के रिमार्क्स दिए जाते हैं, इससे तकलीफ़ होती है। मैंने अगर ये कहा कि इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, इदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए, इसको अगर ये तासुर दिया गया कि ये अदलिया पे हमला है तो मैं ये हमला बार बार करूँगा इदारों को उनकी जो हदूद है वो याद दिलाने के लिए। अब एक तरफ नाज़रीन हुकूमत है, दूसरी तरफ अदलिया है, लेकिन पाबंदी किस पे लगी है? सहाफ़ियों पे लगी है। हम कोई सनसनी नहीं फैलाते, हम कोई मिस रिपोर्टिंग नहीं करते। जो कोर्ट के रिपोर्टर हैं किसी TV चैनल से वाबस्ता हैं, हम यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात नहीं कर रहे, सियासी एक्टिविस्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस पाबंदी के जो डायरेक्टली अफेक्टी हैं वो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। कोर्ट रिपोर्टर्स को ये सारी जो कार्रवाई है इसको रिपोर्ट करने से रोक दिया गया है। तो जज साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया है और आइंदा की तारीख नाज़रीन वो 29 मई की रखी गई है कि अहमद फरहाद की बाजियाबी के हवाले से जो केस है उसकी आइंदा की समाअत जो है वो 29 मई को होगी। इसके अलावा नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहबा की जो तलबी का इंदिया दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने कि मरियम नवाज़ को ये अदालत जो है वो बुला सकती है और इस मामले पे बुलाएगी अगर जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उसमें जजेस की तैनाती नहीं होती। तो ये तनाज़ा जो लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत में चल रहा था, ये तनाज़ा तो आज हल हो गया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने 9 स्पेशल कोर्ट के जो जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन है वो पंजाब हुकूमत ने जारी कर दिया है। वज़ीर आलम पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने काबीना के इजलास में इस मामले की मंजूरी ली, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की 5 अदालतों के, एंटी करप्शन की 2 अदालतों के और सर्विसेज ट्रिब्यूनल की 1 और कंज्यूमर कोर्ट की 1 अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी जो तलबी का मरियम नवाज़ साहबा की तलबी का जो लाहौर हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इंदिया दिया था, ये पेशी से जो है या इस तलबी से मरियम नवाज़ साहबा इस नोटिफिकेशन के बाद जो है वो बच निकली एक तरीके से। तो ये भी नाज़रीन एक अहम मुकदमे की समाअत है। इसके अलावा नाज़रीन रात के जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जिसमें नाज़रीन तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे CDA ने जाके कार्रवाई की है। उस सेक्रेटेरिएट के बाहर जो बाड़ लगी हुई थी उसको गिरा दिया गया है। उस CDA के साथ जो तजावज़ात की सूरत में कंटेनर्स रखे गए थे, जो इजाफी ज़मीन थी वहाँ पे, उस पर जो इंक्रोचमेंट थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। लेकिन वहाँ पे नाज़रीन जो मज़ामत हुई, उस मज़ामत के नतीजे में जो PTI के रहनुमा हैं आमिर मुग़ल, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया 20 से 25 अफराद के ख़िलाफ़। आमिर मुग़ल भी उसमें शामिल हैं और उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगा दी गई। अब इस पर भी बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे हैं। अब ये जो नाज़रीन मामला है CDA की कार्रवाई का, इसमें जो असल चीज़ है इसमें हम तवज्जो नहीं देते। भाई वजह क्या है कि ये जो जगह है जहाँ पे PTI का G8 में सेक्रेटेरिएट बना है, इसमें इंक्रोचमेंट हुई जो कि हुई है। ये नोटिस CDA की जानिब से इस इंक्रोचमेंट का 2020 में दिया गया, फिर 2021 में दिया गया, फिर 2022 में, 23 में और 24 में नोटिस दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब ये नोटिस 2020 से लेके 21 तक दिए जा रहे थे, ये वो नाज़रीन दौर था जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे, और इस दौर में जो बनी गाला है उस घर की रेगुलराइजेशन हो रही थी। तो नोटिस तो एक तरफ CDA दे रहा था लेकिन कार्रवाई भी नहीं कर रहा था। और अगर उस दौर में ये CDA कार्रवाई करता तो लोग कहते हैं कि इदारे बाख्तियार हो गए हैं। लोग कहते हैं कि देखें इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में इस सेक्रेटेरिएट पे जो इंक्रोचमेंट है उसको CDA ने ख़त्म किया। तो देखें जी, CDA बाख्तियार है और हुकूमत ने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। लेकिन सवाल ये है कि हमारे इदारे वक्त पे काम क्यों नहीं करते। अब इंक्रोचमेंट तो है, जैसे मैंने कहा, आज जब खान साहब जेल में हैं, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, PDM इक़्तिदार में है, जब ये कार्रवाई अमल में लाई गई तो सवालात उठे कि देखें जी ये कार्रवाई की जा रही है,
अपोजिशन के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। लेकिन ये सवाल उठाना भी ज़रूरी है कि इदारे ख़ुद इतने बाख्तियार क्यों नहीं हैं। जब 2020 में ये नोटिस दिया गया तब ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और सवाल ये भी है कि जो कहा जा रहा है कि ये इंक्रोचमेंट वहाँ पे की गई, जो प्लॉट था उससे बढ़ के वहाँ पे जो है वो कब्ज़ा किया गया, और जो तामीरात की गई सेक्रेटेरिएट की, उसमें बिल्डिंग लॉज की खिलाफ वर्जी की गई और 2 फ्लोर ज़्यादा बना लिए गए। उस वक्त CDA सोया हुआ था, उस वक्त CDA ने क्यों नहीं एक्शन लिया। तो अब इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है और आज ये मामला शिबली फराज साहब ने असम्बली में भी उठाया है, सेनेट असम्बली में। और जब उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ़ आप कार्रवाई करेंगे लेकिन खान साहब की आप पॉपुलैरिटी नहीं ख़त्म कर सकते, उस पर जब रिस्पांस दिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो आपके दौर में आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई, ये नोटिस का इजरा हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने माजी भी याद दिलाया कि आपके दौर में क्या होता था। अभी नाज़िम, माजी में जाना भी बड़ा आसान है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जो भी हुकूमत आए इदारों को मजबूत करे, इदारों को आज़ाद करे कि किसी ने भी गलत किया है उसके ख़िलाफ़ उसी वक्त एक्शन होना चाहिए। अगर इंक्रोचमेंट हुई थी तो उस वक्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब आप वक्त पे एक्शन नहीं लेंगे तो फिर लोगों को सवाल करने का और तनकीद करने का मौका मिलता है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और शोकाज़ नोटिस की कहानी है। वो नाज़रीन ये है कि सलार सुल्तान ज़ई काकड़ तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं। उन्हें तहरीक इंसाफ ने, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब ने शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया। किस मामले पे जारी किया कि सलार काकड़ ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब को सोशल मीडिया पे हदफ तनकीद बनाया और पार्टी डिसिप्लिन की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। उस पे उन्हें 1 दिन का शोकाज़ नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया है और कहा गया है कि 1 दिन के अंदर अपनी पोजीशन वाज़े करें, आप वजाहत दें, आप जवाब दें, और अगर जवाब ना आया तो फिर सलार सुल्तान ज़ई काकड़ के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब पहले एक शोकाज़ नोटिस जो है वो जारी किया गया है शेर अफजल मरवत को, उसमें 3 दिन में जवाब मांगा गया था। वो 3 दिन गुजर गए, मरवत ने क्या जवाब दिया किसी को कुछ पता नहीं। शोकाज़ नोटिस का पता चला था, जवाब क्या दिया है मरवत साहब ने ये कुछ पता नहीं। अब सलार खान काकड़ को नोटिस कर दिया है, शोकाज़ नोटिस किया है। और शोकाज़ नोटिस नाज़रीन एक ऐसा होता है कि आप जवाब नहीं देते तो फिर आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन यानी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो देखते हैं सलार खान काकड़ साहब जिन्होंने उमर अयूब साहब के हवाले से एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने उनके जो दादा हैं उमर अयूब साहब का जिक्र किया था। मैं वो पूरा ट्वीट यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है कि पार्टी डिसिप्लिन से हट के था। लेकिन जब तहरीक इंसाफ खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है तो अगर पार्टी के किसी शख्स ने अपने इस राइट को एक्सरसाइज किया है तो क्या इस तरीके से शोकाज़ नोटिस दिए जाएंगे? ये भी नाज़रीन सवाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। तो ये नाज़रीन हमारे आज का दिन का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।